दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2025 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका हिंदी का सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक सेट अभी जारी हुआ है दोस्तों जैक बोर्ड की तरफ से। हो सकता है आपको 2 या 3 सेट भी मिले, क्योंकि 2 या 3 सेट का बात था यहाँ पे। तो फिलहाल एक सेट जारी हुआ है, तो उसका हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का कितना सवाल है, 30 सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। 30 सवाल का हम लोग पूरा डिटेल में आंसर देखने वाले हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, और अच्छे से देखेंगे। और फिलहाल आप देख लीजिए, सोशल साइंस का जो है एसएसटी का अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, और 12 का दोस्तों डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी का कौन कौन सा सवाल आया हुआ है। देखिए 52 सवाल टोटल है आप सभी का हिंदी में, और 1 से 30 तक आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। 31 से 38 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 6 प्रश्न का आंसर देना है, 8 प्रश्न में से 6 का आंसर देना है, और हर सवाल के लिए 2-2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 39 से 46 तक, ठीक है, 39 से 46 तक का बात करें तो 6 प्रश्न का आंसर देना, और यहाँ पर 3 अंक मिलने वाला आपको। और खंड ख जो है वहाँ आपको 47 से 52 जो है वो दीर्घ उत्तरीय यानी बड़ा बड़ा सवाल है, और वहाँ पे आपको 4 सवालों का आंसर देना है, और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित है दोस्तों। तो चलिए ये मोटा मोटी जानकारी रहा। अब देखते हैं सवाल कौन कौन सा है। तो खंड क आप देखिए अपठित बोध है, जो अपठित गद्यांश होता है। तो देखिए गद्यांश जो है, गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं आप सभी के सामने, ताकि आप सभी को आइडिया लग जाए। देखिए बोला, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा सवाल है। तो पहला देखिए, पहला सवाल दिया है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में जो है वो बोला गया था कि संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। सेकंड सवाल जो है, सेकंड सवाल बोला गया है कि स्वस्थ का सीधा संबंध किससे है। स्वस्थ का दोस्तों सीधा संबंध किससे है, तो स्वस्थ का सीधा संबंध जो है यहाँ पे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही सटीक जवाब है। अगला सवाल है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच रखना। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो उसका माइंड जो है नेगेटिव को ऑटोमेटिक कैच करता है, लेकिन नेगेटिव को हटा के उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो नज़रअंदाज करने का परिणाम जो होता है वो दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, ठीक है, दीर्घकालिक बीमारी का खतरा हो सकता है। अगला सवाल है, देखिए अगला फिर यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश दिया है, पद्यांश को पढ़कर आपको जवाब देना है। पद्यांश है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। और आगे दिया है, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को सरलता से हारी, समर्पण साहस धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, पहचान दो उसके सपनों को, उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है जगत स्पंदन। तो ये रहा पद्यांश। अब देखते हैं पद्यांश के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया कि पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरा है। तो नारी के बिना जो है सृष्टि बहुत ही अधूरा है। उसके बाद अगला सवाल है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। नारी को, ठीक है, तो नारी को बताया गया समर्पण साहस और धैर्य का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, पद्यांश में नारी को के किन गुण को संबोधित किया गया। पद्यांश जो था उसमें नारी के किन गुण को बताया गया है। तो नारी को बताया गया है स्नेह, करुणा और सृजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया है। तो ऑप्शन है, उन्हें दबाने को, उन्हें उड़ाने को, उड़ान देने को, उन्हें नज़रअंदाज करने का और उन्हें सीमित रखने का। तो उन्हें उड़ान देने का, ठीक है, उन्हें उड़ान देने का, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जवाब है। ख देखते हैं, खंड ख में आपका सारा व्याकरण दिया हुआ है, ठीक है, खंड ख में जो है व्याकरण दिया हुआ है। तो पहला सवाल देखते हैं व्याकरण में। देखिए सकर्मक क्रिया का पूछा गया है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे। तो सकर्मक क्रिया में जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा तो उसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन है, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। तो देखिए क्या जवाब आएगा कि मैं खा रहा हूँ, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या खा रहा हूँ, तो मैं जो है खाना खा रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही जवाब यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या होता है।
तो देखिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर होता है कर्म की आवश्यकता में, ठीक है। कर्ता तो दोनों में रहेगा, क्रिया भी होगा, वाक्य की संरचना भी होगी, लेकिन कर्म की आवश्यकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? तो सकर्मक क्रिया में हमेशा जो है एक कर्म होता है, एक कर्म आपका हमेशा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग यहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, मिठाई, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो क्रिया तो पता नहीं चल पा रहा है, क्रिया पता चल रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में कि बच्चा दौड़ रहा है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है? तो दौड़ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? क्रिया, यानी कि 12 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, ठीक है, यानी अनिकार्थी शब्द पूछा गया है। तो पत्र का एक अर्थ क्या नहीं है? तो देखिए पत्रिका भी होता है, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, यानी पुस्तक नहीं होता है, इसलिए पुस्तक क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पर होगा। अगला सवाल है मुख शब्द का एक अर्थ और क्या हो सकता है? मुख का 14 नंबर देखने वाले मुख का एक शब्द क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है चेहरा, द्वार, सिर और कंठ। तो चेहरा ही आपका इसमें सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है 15वां कि अव्यय की परिभाषा क्या है? तो अव्यय या अविकारी एक ही होता है, लेकिन अव्यय को कहते हैं कि जो अपनी स्थिति या मूल रूप में से कभी नहीं बदलता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला है वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? वह जल्दी आया, ठीक है, और वह किस प्रकार का है? तो उसमें क्रिया विशेषण, यानी कि क्या क्रिया हुआ है? तो जल्दी आया, ठीक है, एक क्रिया हुआ है, यानी कि 16 का बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है राजमहल किस प्रकार का समास है? तो राजमहल यानी कि राजा का महल, ठीक है, यहाँ समास का विग्रह हुआ है, इसलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला सवाल है बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुब्रीहि समास में, तो बहुब्रीहि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनना, ये नहीं होता है। अगला दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, फिर है पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है, और चौथा है समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, यह किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? तुम घर जाओ और लगा हुआ है और मैं घर पर रहूंगा, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का। दो बात यहाँ पर एक साथ हो रहा है। अगला सवाल है कि मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया, क्योंकि वह देर से आया, तो इसका होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट सवाल है 21वां नंबर के 21वां नंबर अब पाठ्य पुस्तक का सवाल है, और पाठ्य पुस्तक के आधार पर एक गद्यांश दिया हुआ है। चलिए तो गद्यांश के आधार पर हम लोग देखते हैं, गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो देखिए पता चल गया कि ये किससे लिया गया? नेताजी का चश्मा से। अब देखिए 21वां नंबर पूछा गया गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा था? तो कौम की मानसिकता और देश की प्रति उनकी निष्ठा के बारे में, ठीक है, या चश्मे की कमी, या तो फिर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में और अपने जीवन के फैसले के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा। अगला सवाल है 22वां कि गद्यांश में लेखक का यह विचार कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है कि ऑप्शन है कि सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था और लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। अब फिर से देखिए यहाँ पे एक और गद्यांश दिया हुआ है कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हो कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं यही इसी घर को छोड़ चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती, ठीक है। तो देखिए बाल गोविंद भगत से पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए भगत का निर्णय क्या था? तो भगत का निर्णय यहाँ पर क्या था? तो पतोहू की दूसरी शादी करा देने का। नेक्स्ट 24वां सवाल है कि पतोहू ने क्या कहा था कि जब भगत ने उसे छोड़ने के लिए कहा, जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही जवाब यहाँ पर होगा।
अब फिर एक पद्यांश दिया है और पद्यांश के आधार पर हम लोग को आंसर देना है। पद्यांश बोला है भुज बल भूमि भूप बिन्हु किन्ही विपुल बार महिदेव निन्ही सह सबाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा मातु पितहि जनी सोचबस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 25वां नंबर के गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का अर्थ क्या है, अर्भक का अर्थ क्या है, ठीक है। तो अर्भक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, अर्भक का अर्थ जो होगा वो बच्चा हो जाएगा। अगला सवाल है महिप कुमार किसे कहा गया है, तो महिप कुमार जो है वो लक्ष्मण को कहा गया है यहाँ पर महिप कुमार। अगला सवाल है विपुल बार महिदेवन दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है, तो महिदेव जो है वो महादेव शिव का यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे परसु बिलोकु महिप कुमारा में परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो परसु का मतलब क्या होता है, परसु जो है एक युद्ध शस्त्र है, यानी कि युद्ध अस्त्र है। अगला गंगटोक क्या है, ठीक है, गंगटोक जो है वो क्या है, गंगटोक, तो गंगटोक जो है दोस्तों एक क्या है आपका, तो गंगटोक जो है वो एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, 30वां नंबर, ठीक है। 30वां नंबर जो है पूछा गया जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो दलाई लामा, ठीक है। जितेन नार्गे तिब्बत का है ये दलाई लामा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव 30 में से 30, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग बता दिए हैं और इसका कुछ कल या आज हो सकता है, आज या कल आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। एक बार सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यही सब है और इसी आधार पे आप लोग को तैयारी करना है। तो ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। 52 तो सवाल है टोटल, तो 52वां सवाल देखिए यहाँ पे लास्ट जो है वो 52 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और इस आधार पे हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होगा 2025 वाला मॉडल पेपर के आधार पर होगा। तो दोस्तों मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसलिए मॉडल पेपर आप लोग जरूर लगाएं क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर और प्लस प्रीवियस ईयर सवाल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।